क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑर्गेनन के। ऑर्गेनन क्वेश्चन नंबर 1, द फंडामेंटल कॉज ऑफ कंजेनाइटल इडियोसिंक्रेसी इज। तो जो कंजेनाइटल इडियोसिंक्रेसी है उसका फंडामेंटल कॉज क्या है? सोरिक मियाज्म, सिफिलिटिक मियाज्म, साइकोटिक मियाज्म या ट्यूबरकुलर मियाज्म। तो राइट आंसर है ए, सोरिक मियाज्म। तो जो इडियोसिंक्रेसी होती है ये मोस्टली कंजेनाइटली होती है। दिस इज पर्सन्स ओन पेक्यूलियर पर्सनालिटी या कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम नोट पढ़ते हैं। द फंडामेंटल कॉज ऑफ कंजेनाइटल इडियोसिंक्रेसी इज सोरिक मियाज्म। ऑल्सो सी references for idiosyncrasy from Organon. Aphorism number 116. Some drug symptoms appear with tolerable uniform regularity in each of the several provers. Other symptoms appear rarely and with only isolated provers. 117 aphorism number. This latter class may possess so-called idiosyncrasies. However, this peculiarity is more apparent than real, since drugs, when indicated by similarity of symptoms, never fail to produce curative reactions. However, there are certain constitutions that seem to be morbidly affected by certain things that produce no impressions on other. It is questioned whether the susceptibility or the immunity is peculiar. In reference to congenital or acquired miasmatic dyscrasia, see following. Aphorism number 206. The internal itch dyscrasia, that is SORA, is far the most frequent, most certain fundamental cause of chronic diseases, either united complicated with syphilis or with psychosis. If the latter infections have avowedly occurred, or as is much more frequently the case, SORA is the sole fundamental cause of all other chronic maladies, whatever names they may bear, which are moreover so often bungled, increased and disfigured to a monstrous extent by allopathic unskillfulness. मेन इसमें यह है कि अगर हमने कोई ड्रग प्रूविंग करी है किसी पर्सन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन है जो हमने दी है, एक पर्सन होता है उसमें अलग ही तरह के सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे पर्सन में होते हैं अलग ही तरह के सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन का जिसका खुद का जो पेक्यूलियर नेचर होगा, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सिम्टम उसमें ज़्यादा निकल के आएंगे। जैसे सपोज़ कीजिए सेम ड्रग दो लोगों को दी है, तो एक पर्सन में जनरल सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, सर्दी है, खांसी है, छींके हैं, बुखार है, बट अदर पर्सन में क्या हो रहा है कि उसको छींके बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आ रही हैं, ठीक है। तो अपने पेक्यूलियर नेचर के हिसाब से होता है। तो ये क्या होता है? कंजेनाइटल होती है। इसमें ट्रीटमेंट की मोस्टली कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको मेंटेन किया जाता है। और इसमें जो मियाज्म होता है वो है सोरिक मियाज्म। एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबव द इन्फेरेंस, इडियोसिंक्रेसी इज जेनेरिक इन ओरिजिन। बी, इडियोसिंक्रेसी में नॉट प्रेजेंट एनी अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिरेंज्ड हेल्थ। मतलब अगर ये बॉडी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा कि व्यक्ति इल है, ठीक है, बीमार है, नहीं, नॉर्मली हो सकता है। जैसे हमारी कोई हैबिट होती है, हमारी हैबिट है हाथ बार बार धोने की, तो ये हमारा एक पेक्यूलियर नेचर है। हम हर चीज़ काम करने में तुरंत बहुत अच्छे से हाथ धोते हैं, तो क्या हम बीमार हैं? हम और बाकी तो हर तरह से सही है, तो हमारी हेल्थ तो बिल्कुल बीमार नहीं है ना। ये हमारा नेचर है कि हमें हाथ धोना, हमें सफाई पसंद है हाथों की, हमारा पेक्यूलियर नेचर हो गया। इडियोसिंक्रेसी इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। अगर इसको हम ट्रीट करना चाहिए क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से हमारी हैबिट, इनर कोर हैबिट बन चुकी है, जिसे हम चाहते हुए भी नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। इडियो मतलब सेल्फ, सिन विद या अलॉन्ग विद, क्रेसी मेकअप या कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ हैबिट और क्वालिटी peculiar to any person or an abnormal susceptibility
to some drug or protein peculiar to a person. Idiosyncrasy as an oversensitiveness and SORA is at the bottom of these idiosyncrasies. तो क्या है, एक ओवर सेंसिटिवनेस है किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। जैसे अभी मैंने हाथ धोने का एग्जांपल दिया, तो वो अपने हाथों की डर्ट को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है कि नहीं ये गंदा है, ये ठीक नहीं है, तो बस ओवर सेंसिटिविटी है और कुछ नहीं है इडियोसिंक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2, सीजेड इफेक्टस सीजेड कॉजा इज एप्लीकेबल टू। सीजेड इफेक्टस, इफेक्ट को सीज कर दो, ठीक है, सीजेड कॉज और कॉज को सीज कर दो, मतलब इफेक्ट को अगर सीज कर दोगे देन द कॉज जो है किसी चीज़ का, वो कॉज भी अपने आप ही सीज हो जाएगा। तो ये किस में एप्लीकेबल है, आइसोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी। तो होम्योपैथी क्या करती है, डिजीज़ का कॉज फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ है, किस वजह से, उसको फिर ट्रीट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, होम्योपैथी। नोट, सीजेड इफेक्टस सीजेड कॉजा इज एप्लीकेबल टू होम्योपैथी। एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन, it is impossible to know all the antecedents causative of disease consequence. Tolecosm is easier said than done. How then shall we remove or palliate these effects by medical substances? मतलब ये कहने का मतलब है इसका कि रिमूव द कॉज, ठीक है, कॉज ऑफ द डिजीज़ कहना आसान है, लेकिन अगर बहुत एक डिजीज़ कंडीशन होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से है, ठीक है, मान लिया कि एक कंडीशन है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से है, तब किस किस फैक्टर को रिमूव करेंगे, किस किस फैक्टर को रिमूव करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम अब रिमूव करने के जगह क्या हम उनको पैलिएट कर दें, मतलब क्या हम उनको दबा दें, ये इसका मतलब है। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है। हेयर हैनीमैन स्टेप्स, ये क्या था, एक सिचुएशन थी कन्फ्यूजन की कि क्या करें मगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक कंडीशन को कॉज करने के लिए। तो हैनीमैन जी आगे आए, उन्होंने क्या कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल हिस्ट्री वो आगे आए, रिमूव द इफेक्ट्स एंड यू रिमूव द डिसीज़, द कॉज ऑफ द इफेक्ट्स। उन्होंने कहा कि रिमूव द इफेक्ट, जो भी इफेक्ट उनको रिमूव कर दो, यू रिमूव द डिजीज़। तो आप क्या करोगे, आप डिजीज़ को रिमूव कर दोगे, द कॉज ऑफ द इफेक्ट्स, और दो इफेक्ट का जो कॉज है वो भी अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले इफेक्ट्स को रिमूव करो, किस किस चीज़ से इफेक्ट पड़ रहा है। सीजेड इफेक्टस सीजेड कॉजा, एम्पेरिक मेडिसिन गेसेस रिकमेंड्स ट्राइज हिट्स एंड मिसेस एंड हिट्स अगेन। साइंटिफिक मेडिसिन डज नॉट गेस। साइंटिफिक मेडिसिन लाइक एनी अदर साइंटिफिक आर्ट compares effects, sensation and motions with corresponding effects, corresponding sensations and motions. Only the mountebanks in the medicine decree methods of comparisons as unscientific. All that we can humans do and scientifically do is to observe and classify, to compare and infer. Hellman says we must apply medicinal substances on the basis of knowledge of their actual effects. Since it is impossible to know all the antecedents causative of disease consequence, we must treat the disease effects which we do know by medicinal effects which we have ascertained and know. Disease effects are removed by the application of medicines having corresponding medicinal effects. If the disease effects are removed in toto, we have a cure. If the disease effects are removed in part, we have palliation. मतलब अगर डिजीज़ का जो इफेक्ट है अगर कम्प्लीटली रिमूव हो गया तो क्या होगा, क्योर होगा। बट अगर वो कुछ पार्ट्स में रिमूव हुआ है, ठीक है, कि एक जो कॉज है वो रिमूव हो गया, तो क्या होगा, पैलिएशन होगा, तो क्योर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेज ऑडे सेप्रे वाज कॉइन्ड बाय, किसने ऑडे सेप्रे दिया, हेलीमिन, होरेस, हफलैंड, हिप्पोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है बी, होरेस। द फ्रेज ऑडे सेप्रे वाज कॉइन्ड बाय होरेस। ऑडे हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये आपको पता होगा, आपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ी हुई, लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड हुआ है। ऑथेर विच मीन्स टू डेयर, सेपेर मीन्स टू वाइज, टू बी वाइज, सो ऑडे सेपरे means dare to be wise. This quotation of Horace was
यूज्ड बाय हैनीमैन फॉर हिज मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। ये होरेस की कोटेशन है जो डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी बुक में यूज़ की है। ठीक है, ये आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की बुक में भी आपको फ्रंट पे ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाइटल फोर्स इज सडनली ओवरपावर्ड बाय द डिसीज। मतलब वाइटल फोर्स अब क्या है, दब गया है, वह पूरे में बहुत ज़्यादा डिसीज कंडीशन ही फैली रखी है। ठीक है, कोई कंडीशन है। द एंटीपैथिक यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट इज यूजफुल। तो ऐसे ओवर पावरिंग की कंडीशन में, डिसीज ओवर पावरिंग की कंडीशन में कौन सा ट्रीटमेंट मेथड यूजफुल होगा? एलोपैथी, आइसोपैथी, होम्योपैथी या एंटीपैथी? तो राइट आंसर है डी, एंटीपैथी। When vital force is suddenly overpowered by the disease, the antipathy mode of treatment is useful. अब क्यों, उसके लिए पहले ये पढ़ लेते हैं नीचे का पैराग्राफ, फिर मैं आगे ऊपर को बताऊंगी। फुटनोट ऑफ अफोरिज्म नंबर 67, ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस। अब एंटीपैथी हम कब यूज़ करने की परमिशन दी है हैनीमैन ने? ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस, जहाँ पे घंटों या मिनट्स का इंतजार नहीं कर सकते कि हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी है और अब वो एक्ट करें। ठीक है, हमें इमीडिएटली कुछ ना कुछ पैलिएशन करना है। वेयर डेंजर टू लाइफ एंड इमिनेंट डेथ अलाउज नो टाइम फॉर एक्शन ऑफ अ होम्योपैथिक रेमेडी, नॉट आवर्स, समटाइम्स नॉट इवन क्वार्टर आवर्स एंड scarcely minutes, in sudden accidents occurring to previously healthy individuals। ऐसे एक्सीडेंट जो प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब अभी बंदा ठीक था, अचानक से कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एस्फेक्सिया एंड सस्पेंडेड एनिमेशन फ्रॉम लाइटनिंग, फ्रॉम सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग एक्सेट्रा, इट इज एडमिसेबल एंड जुडिशियस at all events as a preliminary measure to stimulate the irritability and sensibility with a palliative, as for instance with gentle electrical shocks, with crystals of strong coffee, with a stimulating odor, gradual application of heat etc। मतलब कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ उसके हिसाब से हमें उनको पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना है एंटीपैथी का। When the stimulation is affected, the play of the vital organs again goes on its formerly healthy manner, for there is here no disease to be removed। यहाँ पे कोई डिजीज़ नहीं है, यहाँ पे बस क्या है, हमें नॉर्मल कंडीशन में लाना है वाटर फोर्स को, बट मेयरली एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड सप्रेशन ऑफ द हेल्दी वाइटल फोर्स। हेल्दी वाइटल फोर्स का क्या हो गया था, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो सप्रेशन हो गया किसी वजह से। To this category belongs various antidotes to sudden poisoning, alkalis for mineral acids, hypersulfuric for metallic poisons, coffee and camphor and ipecac for poisoning by opium। इसका एग्जाम्पल देते हैं। सडनली क्या हो गया, अचानक से किसी व्यक्ति को आग लग गई। अब आग लगने की कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, जल मतलब हाथ जल गया। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हाथ जल गया। अब क्या करेंगे, हम होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे और वेट करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हो, इसको मतलब दर्द कम हो, इसका थोड़ा सही नहीं। अब उसके एकदम से एक्सीडेंटली हुआ, अभी तक ठीक था, एकदम से जल गया, तो क्या करेंगे, एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में उसको कोल्ड वाटर, ठंडा पानी ला डालेंगे। हमारे आज भी हम अपने रसोइयों में करते हैं, हम खाना बनाते हुए जल गए, हमारी उंगली जल गई, तो तुरंत हम ठंडे पानी के नीचे डाल देते हैं। सेम तो हमने क्या किया, सडनली क्या किया, एंटीपैथी हमने यूज़ करी। तो सेम इसमें ये बताया कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पे अचानक से ज़रूरत है तो वो हम करते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं एंटीपैथी का। एंटीपैथी में लोग क्या करते हैं, और जैसे सपोज कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, अपोजिट करना है एंटीपैथी में। तो ये आपको वो चीज़ें देंगे जो डायरिया प्रोड्यूस करते हैं, डायरिया प्रोड्यूसिंग लेक्सेटिव्स या मेडिसिन आपको देंगे, जो भी हर्ब्स वगैरह जो डायरिया प्रोड्यूस करते हैं, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन क्योर हो। और एक फीवर की कंडीशन में एंटीपैथी में क्या करते हैं, आपको आपका पेट साफ करने की आपको दवा देंगे, ताकि आपके पेट में जिस गंदगी की वजह से फीवर हुआ है वो कॉज डिजीज हो जाए। ये करते हैं एंटीपैथी में। बट हाँ, यहाँ पे बात करें सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस में कि कहाँ पे एंटीपैथी यूज़ होगा, तो इसका राइट आंसर है जब सडनली अचानक से, ठीक है, अचानक से ओवरपावर्ड हो जाए कंडीशन और हमारा जो वाइटल फोर्स है वो थोड़ा डाउन हो जाए, तो हम एंटीपैथी यूज़ करेंगे। एंटीपैथी का जो मेन मोटिव है वो क्या है, कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर, मतलब अपोजिट क्योर्स अपोजिट। और एंटीपैथी के फादर थे गैलेन। ये क्या है, एक तरह का पेलिएटिव मेथड, इसमें परमानेंट क्योर नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए
रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने बर्न के केस में हाथ जल गया, हमने तुरंत पानी में डाल लिया, तो क्या हमें रिलीफ हुआ, हमारा जलन वहाँ वापस से ठीक हो जाएगा? नहीं, उसके बाद हमें उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जलन हो रही, जलन के लिए हमें दवा लगानी पड़ेगी, दवा लेनी पड़ेगी ताकि सही से स्किन हील हो। ठीक है, हमने पानी में डाल लिया, एंटीबायोटिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ किया, इसे भी एक तरह का पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो गया, हमें तुरंत रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया, ताकि और ज़्यादा दिक्कत ना खराब हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द वर्स्ट पेशेंट अमोंग द फॉलोइंग टू ट्रीट? A, B, C, D, कौन कौन से इसमें? पहला है हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट, हिस्टेरिकल पेशेंट एंड नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। इसका आंसर जानने से पहले आप इसके नोट्स पढ़ लीजिए, तब आपको इजीली खुद से पता लग जाएगा। वर्स्ट पेशेंट अमॉन्ग द अबव टू ट्रीट नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। अब नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है तो क्यों है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। Hypochondriac patient, they have a peculiar nature of seeking reassurance from physician that their sickness may not be a serious one। ठीक है, हाँ मतलब इतना भी उनको डील करना टफ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बट एश्योरेंस ले लेंगे आपसे कि हाँ आप उनको डील कर सकते हैं। इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट, these have a peculiar constitution which do not require any treatment। हिस्टेरिकल पेशेंट हु हैज़ हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैन बी मैनेज। अब हिस्टेरिकल है, उनको हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कि हाँ कि नहीं ट्रीट कर सकते हैं। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, वेदर अफ्लिक्टेड बाय माइल्ड और सीवियर डिजीज, इज़ अ वर्स्ट पेशेंट एज ही डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। अब कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपने कहा कि ये आपको दवा लेनी है आज दिन में 2 बार, अब उसने ली ही नहीं। ठीक है, ली है तो एक बार ली छोड़ दी, या फिर तुरंत लेने में इतना उत्सुक तुरंत उसने दोनों डोज एक ही साथ ले, तो बता ऐसे पेशेंट को आप डील कर सकते हो? तो सबसे ज़्यादा जो टफ होता है डील करना वो होता है नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट को डील करना। तो इसका राइट आंसर है डी, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट इज़ द वर्स्ट पेशेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग टू ट्रीट।